Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए सर, आज we will start a new chapter which is Newton's laws of motion. तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि 11th की जो फिजिक्स है, जो बेसिकली हम जो भी पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर द नेम ऑफ मैकेनिक्स. ये मैकेनिक्स का पार्ट है जो भी हम पढ़ रहे हैं. इस मैकेनिक्स के पार्ट में मैंने आपको दो चीजें बोला था, अगर आपको याद हो. मैंने एक बोला था काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा मैंने आपसे बोला था डायनेमिक्स. अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि सर काइनेमेटिक्स का मतलब है the part of mechanics or the part of physics in which we talk about rest and motion, but we don't consider the cause which is changing the state of motion. मतलब पता नहीं क्या बोले सर, फिर से सुनिए. काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते. फोर्स जो कॉज होता है बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का, मतलब बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम अगर उसको मूव कराना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि वी विल हैव टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द बॉडी. अगर बॉडी मोशन में है एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग द बॉडी इनटू रेस्ट, तो भी आपको मालूम है कि वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट. तो सर काइनेमेटिक्स में हमने बॉडी अगर मोशन में हो तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल दोज स्टफ्स, हमने इन चीजों पे डिस्कशन किया. बट हमने ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया कि व्हाट इज द कॉज दैट इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. मतलब क्या करना पड़ेगा हमें बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, मींस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. वी डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट. ठीक है, उसके बारे में हमने बात नहीं की. अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी सर? दे रही है क्या स्क्रीन दिखाई? नहीं दे रही होगी ना शायद. अब कुछ कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ कुछ दिख रहा है अभी? Yes, sir. यस सर. ठीक है, चलिए सर. तो हमने इस बारे में बात नहीं किया कि कौन सा जो है ना, व्हाट इज द कॉज जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा. एंड रिमेंबर व्हेन आई से स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए. रेस्ट और मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने चर्चा नहीं की. तो ये वाला जो पार्ट था जो हमने इससे पहले पढ़ा है, ऑल दैट पार्ट वाज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स, जिसमें हमने सिंपली किस पे डिस्कशन किया? हमने सिंपली डिस्कशन किया स्पीड पे, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, ट्रैजेक्टरी पे, दोज थिंग्स. अब जो हम बात करेंगे, हम उस कॉज की बात करेंगे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन. मतलब हम उस कॉज को कंसीडर करेंगे जो कॉज बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है. मतलब बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला रहा है, और मोशन में है तो वो रेस्ट में ला रहा है. हम उस कॉज की बात करेंगे. कॉज है ना, क्या कॉज है. ठीक है सर, उसकी हम बात करेंगे. तो अब देखिए सर, अगर हम कॉज की बात करें सर, अगर हम कॉज की बात करें तो ये जो पार्ट है फिजिक्स का जिसमें वी विल कंसीडर द कॉज विच इज कॉल्ड एज फोर्स, इन अदर वर्ड्स दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डायनामिक्स. ठीक है, तो ये डायनामिक्स का पार्ट है. डायनामिक्स मतलब हम फोर्स पे चर्चा करेंगे. तो भाई चैप्टर का नाम है आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, अब इस बात को समझिए सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इसमें ये चैप्टर में सबसे पहली बात तो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विथ द लॉ इटसेल्फ. ठीक है, लॉ से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है.
इसमें सबसे पहली चीज तो न्यूटन्स के लॉज ही हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए सर, इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी जो अरे कौन बिग बॉस देख रहा है भाई? अभी भी जो हम बॉडी कंसीडर करेंगे तो साइज ऑफ द बॉडी, हमारी साइज ऑफ द बॉडी बहुत कम होगी। मतलब वी विल स्टिल बी कंसिडरिंग द बॉडी एज अ पार्टिकल, है ना। ब्लॉक ब्लॉक हम लोग लिखे रहे होंगे, ब्लॉक्स। तो ब्लॉक इज इटसेल्फ कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल ओनली, है ना। ब्लॉक का मतलब पार्टिकल की ही बात हो रही है, अभी भी हम कोई रिजिड बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। खैर, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला आता है, सबसे पहली बात, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है मोशन का? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? किसी को आइडिया? Yes, sir. कोई अपना आइडिया शेयर करिए बेटा, शेयर करिए अपना आइडिया। Sir, this क्या है is law न्यूटन्स of फर्स्ट लॉ ऑफ inertia. मोशन? Inertia. इनर्शिया का लॉ है, ऑफ कोर्स दिस लॉ कैन बी आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। बट व्हाट इज दैट एक्चुअली द लॉ? व्हाट इज एक्चुअली दिस लॉ? ये Sir, when the एक्चुअली में लॉ body है is क्या? at rest, it will remain at rest unless and until the force is applied. ठीक है, बिल्कुल सही, कुछ कुछ बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, and if a body is in motion it will continue to be in motion unless and until some external agent or some external force is applied on the body। ठीक है, क्या मतलब है सर? अगर मान लीजिए सर ये कोई बॉडी है और ये बॉडी अगर रेस्ट में है, ये कोई बॉडी है और ये रेस्ट में है, तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। और अगर ये बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन unless and until some external force is applied on it। अब इस बात को समझो कि सर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स कहता हूं तो एक्सटर्नल फोर्स तो सर ये भी हो सकता है ना बेटा कि हमने सिर्फ ऐसे फोर्स लगाया, मान लो कि ये एफ है और इधर से भी हमने फोर्स लगा दिया एफ। याद रखिएगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हमने दोनों साइडों से फोर्स लगा दिया एफ, तो यहां तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यहां तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो क्या ये बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा इस केस में? अगर मतलब वो रेस्ट में है तो क्या मोशन में आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स क्यों एक नहीं दूसरे आएगी? कैंसिल हो गया। एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, समझे तारिक भाई? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल भी है और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट भी हैं, तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स तो हो, बट वो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा हो जिसका नेट, बेटा किसी के साइड से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है तो प्लीज थोड़ी देर माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो हो बट उस एक्सटर्नल फोर्स का नेट जीरो नहीं हो। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाया है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब एफ और ये एफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नेट फोर्स यहां पर कितना आ रहा है? जीरो, एक दूसरे को वो बैलेंस कर रहा है, तो ऐसा आपका जो फोर्स है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बैलेंस्ड है ये फोर्स। कैसा है ये फोर्स? बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड फोर्स भी आप लगा देंगे ना, अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगा देंगे तो उस केस में भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहीं पर मैं ऐसे फोर्सेस लगा दूं कि यहां पर एक फोर्स लगाया F1 और यहां पर एक फोर्स लगा दिया F2, ठीक है, तो सच दैट F1 इज नॉट इक्वल टू F2, तो इस केस में मैं इस फोर्स को कहूंगा अनबैलेंस्ड। इस केस में इस फोर्स को मैं क्या कहूंगा? अनबैलेंस्ड। इसका मतलब एफ नेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा और यहां पर नेट फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा यही नहीं कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, आप फोर्स को ऐसे भी लगा दें। एक फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, एक फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, सच दैट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एफ नेट अभी भी जीरो नहीं आ रहा है, तो इस केस में भी हम इसको अनबैलेंस्ड ही फोर्स कहेंगे। दिस फोर्स विल स्टिल बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब व्हेनेवर एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तब उस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा।
अगर बैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट करने लग जाए बॉडी पर तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अब इस बात को समझो, स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो it will continue to move with the same velocity in the same straight line। हर बॉडी सीधा चलना चाहती है, स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहती है। हर बॉडी चाहती है कि उसका पाथ कैसा हो, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी के पाथ को चेंज भी करना चाहते हो तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर किसी बॉडी के पाथ को चेंज करना चाहते हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब इन सारी बातों को मैं समराइज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं लॉ को अपने तरीके से लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। इसका मतलब ये है सर कि किसी भी डायरेक्शन, अच्छा एक बात बताओ, क्या बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी? क्या बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगी, ये बताइए। क्या बॉडी सिर्फ एक्स पे ही फोर्स लगा सकते हैं? क्या बॉडी पे फोर्स हम ऐसे नहीं लगा सकते बेटा कि मान लीजिए इधर से भी फोर्स लगा दिया, कुछ इधर से मान लो कि मैंने फोर्स लगा दिया, लेट से इधर से फोर्स लगा दिया, मान लो नम 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 10 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। ठीक है, और इस केस में इधर से फोर्स लगा दिया हमने 20 न्यूटन का, इधर से हमने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का। तो बेटा क्या फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है या वाई के अलोंग भी लग रहा है? वाई के लॉन्ग वाई के अलोंग भी लग रहा है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि द स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, अगर आप चाहते हो कि स्टेट ऑफ मोशन बॉडी का चेंज ना हो, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि इफ यू डोंट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना है तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स along z axis भी जीरो होना चाहिए। if net along z axis should also be equal to zero, then in that case बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। मान लो अगर मैं कहता हूं कि नेट फोर्स along x axis तो जीरो है, नेट फोर्स along y axis तो जीरो है, बट नेट फोर्स along z axis मान लो जीरो नहीं है, तो इस केस में बॉडी चलेगी, और किधर चलेगी? z एक्सिस के along चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू कीप द बॉडी एट रेस्ट, इसका मतलब है कि उस पे सारे फोर्सेस का सम, the vector sum of all the forces acting on a body, if that vector sum of all the forces which is acting on the body is equal to zero, then either the body will be at rest or the body will move with a constant velocity। नहीं आई बात समझ में? कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम, नेट फोर्स अगर जीरो हो, तो उस केस में या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। मतलब उसका ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगा और ना ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ the vector sum of all the forces acting on a body is zero, then either the body will be at rest, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, will be at rest, or it will move with constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी जब मैंने कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा वेलोसिटी का। भाई वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज मत करो, उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब ये वर्ड मैं लिख रहा हूं ना कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है कि ना तो वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होगा और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब है कि अगर बॉडी चल रही है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
मतलब अगर आपके एक्सटर्नल फोर्स का सम, कैसा सम, वेक्टर सम अगर 0 है तो दो बातें होंगी, या तो बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी, या तो बॉडी चल रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इज इट क्लियर? द फर्स्ट लॉ इज क्लियर? सबको याद आ गया फर्स्ट लॉ क्या है? यस सर। Yes. ठीक है, नोट कर लिया बेटा? जल्दी से नोट कर लो इस स्टेटमेंट को, मैं आगे बात करता हूँ। थोड़ी स्पीड अप Yes, बढ़ाइए बेटा, sir. धीरे धीरे, है ना? Yes, sir. के बाद क्या लिखा है लास्ट लाइन में? एट डैश और डैश। डैश और डैश? सर एट के बाद क्या लिखा है? वो और के दोनों साइड। Then either the body will be at rest or it will move with constant velocity. यस सर। Either the body will be at rest or it will move with a constant velocity. डन सर। Done? Okay, so moving on. अब देखिए सर, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। अब मैं आगे की बात करता हूं। महुना कनेक्टेड है या नहीं? महुना, आर यू देयर? पता नहीं। देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बेटा, अब देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है? तो देखो, फर्स्ट लॉ से हमें दो चीजें पता चलती हैं। ठीक है, क्या है वो दो चीजें? तो एक जो चीज है हमारी, एक जो चीज है फर्स्ट लॉ से हमें दो चीजें पता चलती है। एक जो चीज है वो पता चलती है फोर्स के बारे में पता चलता है, और दूसरी जो चीज हमें पता चलती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो पहले तो हम ये बात समझेंगे कि सर फर्स्ट लॉ से हमें ये दो चीज क्या पता चल रही है। ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई फर्स्ट लॉ से हमें ये क्या क्या कैसे डिफिनेशन पता चलता है। तो देखो, सबसे पहली चीज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स? तो सर हमें एक बात मालूम चलता है कि हम अगर किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हैं तो हमें बॉडी पे एक एक्सटर्नल कुछ लगाना पड़ेगा जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके, है ना? हमें एक्सटर्नली उस बॉडी पे कुछ लगाना पड़ेगा जो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके, और उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला जो एक्सटर्नल एजेंट है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फोर्स। उसी को हम फोर्स कहते हैं, है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है, उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ से हमें यह पता चलता है कि कुछ तो है जिसका नाम है फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which either changes the state of motion or tends to change the state of motion। इस बात को समझो कि फोर्स अगर आप बॉडी पे लगा दोगे तो वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर देगा। वो या तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर की दीवार, आपके जो घर में वॉल है, उसको आप पूरे दिन खड़े होकर पुश करते रहो, तो क्या दीवार आप पुश कर लोगे? क्या दीवार को मोशन में ले आओगे? नहीं कर पाओगे। नो सर। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि सर हम फोर्स तो लगा रहे हैं, और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फिर यहां पर तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा। तो क्या मतलब सर यहां पर फोर्स नहीं लग रहा? भाई लग रहा है। मैंने कब बोला कि जब भी फोर्स लगाओगे तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा? मैंने ऐसा नहीं बोला। देखो, फोर्स का ना दो इफेक्ट है। या तो वो फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, आइदर चेंजेस, बात समझ लेना, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। या तो वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा या करने की कोशिश करेगा, बट सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, इसी फोर्स का एक और इफेक्ट होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के शेप को भी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। ठीक है, बॉडी के शेप को भी चेंज, फॉर एग्जांपल
आप एक रबर बैंड अपने हाथ में पकड़ो, रबर बैंड अगर आप पकड़ोगे और उस रबर बैंड पे फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है या नहीं? आप रबर बैंड को खींचो तब भी तो आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तब भी आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसका शेप तो चेंज हो गया, वहां पर तो स्टेट ऑफ मोशन आपने चेंज नहीं किया बट शेप चेंज हो गया। तो फोर्स के दो इफेक्ट हैं बेटा, ऑल्दो ये वाला इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर याद रखिएगा कि फोर्स एक वो नेसेसरी क्वांटिटी है विच व्हेन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तो आइदर इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, या तो वो चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है। दिस क्वांटिटी which is necessary to change the state of the motion of the body, that is basically called as force. तो फोर्स को बेसिकली नॉर्मल शब्दों में सर ऐसे, अब फोर्स लगाओगे कैसे? अब जब भी आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो या तो बॉडी को आप पुश करोगे या बॉडी को पुल करोगे, है ना? तो आइदर आप बॉडी को धक्का दो या बॉडी को खींचो, आइदर यू पुश द बॉडी और यू पुल द बॉडी, इन बोथ द केसेस यू विल बी अप्लाइंग सम फोर्स टू द बॉडी, ठीक है, which can change the state of motion of the body or which will tend to change the state of motion of the body or it can even change the shape of the body. तो इसीलिए हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हम फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज सिंपली पुल और पुश acting on a body which has a tendency of changing the state of motion of the body. नहीं आई बात समझ में? सर समझ में आया या नहीं आया? बॉडी पे सर मुझे लगने एक वाला, क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर मैं पूछ रही थी ये जो बॉडी है मतलब वो सॉलिड लिक्विड और गैस सब पे एप्लीकेबल है ना? देखो बॉडी है तो सॉलिड लिक्विड गैस सब पे एप्लीकेबल है। तो आप गैस और लिक्विड के केस में इस फोर्स के इफेक्ट को हम एक और स्टेप आगे लेके प्रेशर के इफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड को डायरेक्टली हाथ से दबाओगे तो वो लिक्विड एक बहुत बड़ा सरफेस होगा ना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे होगे तो वहां पर जो फोर्स का इफेक्ट आता है ना उसको हम प्रेशर के टर्म्स में चीजों को समझ रहे होते हैं, बट लगा वहां पे भी हम फोर्स ही रहे हैं बट वो प्रेशर का में चीजें बदल जाती हैं, है ना? लेकिन जब सॉलिड बॉडी होती है तो ज्यादा हम फोर्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं, ठीक है सर। बट जब हम बॉडी कहते हैं तो इट कैन बी एनी स्टेट ऑफ द बॉडी। भाई फोर्स का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? लिख लीजिए फोर्स की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल। It is defined as a push or a pull. It is defined as a push or a pull required to change the state of motion of the body. It is defined as a push or a pull. It is defined as a push or a pull required to change the state of motion of the body. मैंने ये नहीं कहा कि फोर्स लगाऊंगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज ही हो जाएगा, बट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई हर फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा जरूरी नहीं है, बट अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है इसका मतलब फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है। लिख लिया भाई डेफिनेशन, it is defined as either push or pull required to change the state of motion of the body. Is it clear? Tell me yes or no. Yes sir. यस सर। ठीक है। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट सबको मालूम है कि न्यूटन होती है, मतलब न्यूटन होती है। कैपिटल एन से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो इस न्यूटन को। अच्छा सीजीएस यूनिट फोर्स की क्या होती है? कोई बता सकता है? इज एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? कौन बताएगा? डायन। हाँ डायन है ना? देखो ये बात समझना। और 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। 10 टू द पावर 5 डायन, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक बात मालूम है, मैं अपनी पत्नी को न्यूटन कहता हूं। मेरी जो पत्नी है, पत्नी मतलब पत्नी होती है ना हर इंसान की, हो जाती है। यस सर। उसको मैं न्यूटन कहता हूँ, Yes, न्यूटन। sir. 10 की अब वो पावर अलग बात है Okay, कि वो अलग बात है कि न्यूटन का मतलब 10 टू द पावर 5 डायन होता है,
हाँ बेचारी को नहीं पता है, बट मैं न्यूटन कहता हूँ। एनीवेज, तो खैर दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। एनीवेज, फोर्स पे और भी बात होगी हमारी, आगे भी हम इस पे कंटिन्यू चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक बार इनर्शिया समझ लेते हैं। अब इनर्शिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ से जो दूसरी डेफिनेशन हमें प्राप्त होती है या मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब इनर्शिया का बेसिक मतलब क्या है बेटा? बेसिक याद रखो, इनर्शिया मतलब अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। भाई इनर्शिया हम डेली लाइफ के डेली लाइफ जो होता है उसमें भी इंग्लिश के में हम यूज कर सकते हैं कि भाई उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि वो हर चीज को बहुत अपोज करता है, मतलब किसी भी चेंज को वो बहुत अपोज करता है। ठीक है, तो इनर्शिया का बेसिक मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजेस अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच वो किसी भी तरह के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने पर वो अपोज कर रहा होता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इनर्शिया। क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो आपने खुद ही बोला कि वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है तब तक, जब तक आप उस पर उतना सफिशियंट फोर्स अप्लाई ना कर दो, वरना तो वो रेस्ट में ही रहेगी। आज आप किसी बॉडी को छोड़ के चले जाओ कहीं पर, उस पर कोई फोर्स ना लगे तो वो 100 साल के बाद भी देखोगे तो वो वहीं रहेगी, अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है तो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, वो जहां पड़ी हुई है बॉडी वो वहीं पड़ी हुई रहना चाहती है। ठीक है, तो ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया जिसके कारण बॉडी अपने रेस्ट वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती और वो चाहती है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, तो इस इनर्शिया को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो इनर्शिया है कि अगर बॉडी चल रही है तो वो चलते ही रहना चाहती है। अगर किसी बॉडी को आपने मोशन प्रोवाइड कर दिया और वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ठीक है, वो रुकने का नाम नहीं लेगी। अब वो अलग बात है, आप 9th में पढ़ चुके हो कि किसी बॉडी को हम चलाएं तो वो रुक जाती है, और आप उसके कॉज भी पढ़ चुके हो कि फ्रिक्शन विरिक्शन लग रहा होता है। अगर मान लो कि एक आइडियल सिचुएशन हम माने जहां पर कोई फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा, तो उस केस में अगर बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रह जाएगी, वो रुकेगी नहीं। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो पहले आपको अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा रुकना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और चीज मैंने बोला कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है। इफ अ बॉडी मूव्स तो इट वांट्स टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहती है। अगर आप उसके डायरेक्शन को चेंज करोगे तो वो नहीं चाहती कि उसका डायरेक्शन चेंज हो, वो चाहती है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही चले। तो इस इनर्शिया को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अब मैं फिर से सारी चीजों को समराइज कर देता हूं कि सबसे पहली बात, इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या चीज है? प्रॉपर्टी है। किस चीज की प्रॉपर्टी है सर? बॉडी की प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ड्यू टू विच it opposes any change in its state of motion. फर्दर ये इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, ये सब लिखवाऊंगा नहीं यार, ये टाइम पास लगता है, क्लास 9th वाइन्थ की बात है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट wants to move in a straight line, that is called as inertia of direction. इस लॉ से हमें इनर्शिया के बारे में पता चलता है, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, और इसलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ ना बोल दो एक बार जल्दी से, एकदम खटाक से, यस खटाक से। Yes, sir. अब मेरी बात सुनिएगा, ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इनर्शिया, बॉडी में इनर्शिया होता क्यों है, तो याद रखो कि इनर्शिया का जो कॉज है वो मास है। मास ऑफ बॉडी इज द कॉज ऑफ इनर्शिया। बॉडी का जो मास है वही उसके इनर्शिया का कॉज होता है।
more is the mass, more will be the inertia. Heavier is the body, high will be its inertia. क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, अगर बहुत छोटे से बॉडी को, मान लो अगर आपने एक अपना मोबाइल फोन रखा और आप उसको मूव कराना चाहते हो, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप बहुत कम फोर्स लगाओगे, बॉडी मोबाइल फोन आपका मूव कर जाएगा. You can even move your mobile with one finger also. इतने कम फोर्स से आप चला दोगे उसको. बट अगर वहीं पर एक बहुत हेवियर अलमीरा रखा हुआ हो, आपके घर का अलमीरा, तो आप उसको एक हाथ से पुश नहीं कर पाओगे. आप इनफैक्ट दो हाथ से भी शायद पुश ना कर पाओ. क्लियर है? क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन का जो मास है वो अलमीरा के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए इसकी इनर्शिया भी बहुत कम है. ये भी आपको अपोज कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट इसके अपोज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, और अलमीरा के जो आपके फोर्स को अपोज करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज अलमीरा का मास बहुत ज्यादा है और आपके जो मोबाइल फोन का मास है वो बहुत कम है. तो हायर इज द मास, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इनर्शिया. इज इट क्लियर? जितना ज्यादा आप बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. बात क्लियर हो गई है सर? Yes, sir. तो द ओनली कॉज ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? मास. मास आप ऐसे कह सकते हो कि मास ऑफ अ बॉडी, mass of a body is the measure of its inertia. किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसके इनर्शिया का मेजर है. मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसके इनर्शिया की वैल्यू को बताता है. ठीक है, नोट कर लो जो भी नोट करना हो. तो मैं आगे बात करता हूं. Done, sir. ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं सर. ये बच्चों वाली बातें सारी की सारी ये सब आपको याद आ गई. आपको मालूम है कि द बेस्ट सूटेड एग्जांपल ऑफ दिस इनर्शिया इज, आपको बचपन में क्लास 9th में आपको एक एग्जांपल बताया गया होगा कि इफ यू आर सिटिंग इन अ बस एंड बस सडनली स्टार्ट्स. अगर किसी बस में आप बैठे हो और बस अचानक स्टार्ट हो, तो उस केस में आप किसी डायरेक्शन में गिरते हो. इन विच डायरेक्शन यू फॉल अगर बस अचानक स्टार्ट हो तो? सर पीछे की तरफ होते हैं. पीछे की तरफ गिरते हैं ना आप. अगर मान लो कि आपने बस में कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है और बस अचानक स्टार्ट हो, तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे. और अगर आपका वही बस अचानक ब्रेक ले ले और आपने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है, तो आप आगे की तरफ गिरेंगे. ठीक है? और वही बस जब सर्कुलर पाथ पे जाती है, मतलब वही जब टर्न ले रही होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बस के बाहर गिर जाएंगे. ठीक है, राइट साइड में. मतलब अगर कोई ऐसे सर्कुलर टर्न पे जा रहा हो बस, मान लीजिए कि आपकी जो बस है वो ऐसे सर्कुलर टर्न पे जा रहा हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ गिर जाएंगे? आप इस बस से बाहर इस तरफ गिरेंगे. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल थ्री इनर्शिया. पहला वाला इनर्शिया, जब बस अचानक स्टार्ट होती है तो आप किधर गिरते हो? पीछे की तरफ. क्यों ऐसा होता है वो आपको रीजन पता है कि बेटा अगर आप किसी बस में खड़े हैं, या आप किसी बस में खड़े हैं इस तरह से, और बस अचानक स्टार्ट हो गई, तो आपका जो ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, जो बस के कॉन्टैक्ट में है, ये जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है जो बस के कॉन्टैक्ट में है, वो तो मोशन में आ जाता है. बट ये जो ऊपर का जो बॉडी का पार्ट है आपका, वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है. तो ये क्या चाहता है? ये रेस्ट में ही रहना चाहता है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आगे भाग गया और ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे गिरेंगे. ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. 1 मिनट रुकना, मैं वापस आपके साथ डिस्कशन करता हूँ. सर दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, इसी तरह से जब बेटा बस चलते चलते रेस्ट में आती है, तो फिर से वही होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो बस के साथ कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट में आ जाता है,
बट ऊपर वाला पार्ट ऑफ द बॉडी जो आपके बस के कांटेक्ट में नहीं है वो रेस्ट में नहीं आया होता है, क्योंकि वो मतलब वो अभी भी ये चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है, तो वो आगे भागने की कोशिश करता है, ऑल्दो बस रुक गई बट ये अभी भी मोशन इसका कंटिन्यू है, तो वो आगे भागता है, तो इसलिए आप आगे गिरते हो। इसी तरह से डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो खैर उस पर मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, ये सब 9th में आपने पढ़ा है। अब तो सर दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। पहले तो हम सारे लॉ को डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम और बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं सर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, बट इससे पहले मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करूं उससे पहले आप एक बात समझिए जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। सर आप लोगों ने सुना है कभी लीनियर मोमेंटम? क्लास 9th में सुना होगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बेटे, लीनियर मोमेंटम। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लीनियर मोमेंटम, सुना है? चलो मैं याद दिलाता हूं। लीनियर मोमेंटम होता क्या है सर? देखो आप एक बात सोचो, ध्यान से सोचो सर, समझना, प्रैक्टिकली समझो, अगर प्रैक्टिकली समझ गए तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा सर आप एक बात ध्यान से सोचो कि अगर आप इस बॉडी के साथ ऐसे चिपके बैठे हुए हो, ये इस बात को ऐसे समझो, मेरा ड्राइंग खराब है यार, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में चिपके हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यार आप नहीं समझ रहे। यस सर। यार कई बार होता है ना कि हम कहीं पर खड़े होते हैं तो हम सपोर्ट, मतलब वो दीवार पे हम लीन हो जाते हैं, दीवार पे हम थोड़ा अपना, वो बिहार में कहते हैं उसको टेक लगा लेना, तो आप Yes, मतलब दीवार के साथ थोड़ा सा वो अपने आप बॉडी को थोड़ा सा वो कर लेते हो ना, कांटेक्ट में ले आते हो। Yes, तो जब sir. आप वो दीवार के साथ कांटेक्ट में आते हो तो क्या आपको चोट लगती है? No, sir. भाई सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ईशिका बेटा, अगर आप मान लो कहीं पर आप थोड़ा सा आप दीवार के साथ कांटेक्ट में आके थोड़ा सा अपने बॉडी को थोड़ा सा आराम देने के लिए लीन हो गए दीवार पे, तो क्या आपको चोट और लगती है, चोट महसूस होती है? चोट समझते हो ना? Yes, sir. महसूस होता है क्या चोट? नो सर। नो सर, है ना, ये तो सबको पता है। बट सोचो कि अगर वही दीवार, या ऐसा समझो एक कोई कार आ रही है, कार चलती हुई मस्त एकदम, और वो आके आपसे टकरा जाए, तो सर कुछ होगा? चोट वोट लगेगी, हड्डी वड्डी टूटेगी, Yes, sir. है यस ना, सर। कुछ तो होगा। इसका हम्म। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो जो चलती हुई कार आ रही थी तो उसमें कुछ स्ट्रेंथ था और वो मुझसे टकराई, तो उस स्ट्रेंथ के कारण मुझे चोट लगा। यही तो होता है। अगर मान लो वही कार, एक छोटी कार, और वहीं पर मान लो ट्रेन, अब ये बड़ी अजूबी सी बात है मगर ऐसा समझो कि अगर वही ट्रेन आके टकरा जाए आपसे उतनी ही वेलोसिटी से, तो ट्रेन जब आपसे टकराएगी तो ज्यादा आपको चोट महसूस होगा, या कार जब उतनी वेलोसिटी से टकराई तो ज्यादा महसूस होगा? Sir, train आएगी तो मर जाएगी. ये तो सिंपल एग्जांपल है ना, कि अगर वही ट्रेन उतनी ही वेलोसिटी से अगर चलती हुई आपसे टकराए तो ट्रेन का जो इंपैक्ट आप पे होगा वो ज्यादा होगा, और जो कार का इंपैक्ट होगा वो उसके कंपैरिजन में कम होगा। इसका Yes, क्या मतलब है सर? है ना, ये तो हो गया। अच्छा एक और बार सुनो सुनो सुनो। अब मैं कहता हूं मैं ये खड़ा हूं, मैं आपका एग्जांपल लूंगा तो आप कहोगे पता नहीं मास्टर तो मारने पर उतारू है, तो इसलिए मैं अपने आप को रख लेता हूं इस एग्जांपल में। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बुलेट है, बुलेट तो समझते हो ना, बंदूक की गोली, yes, sir. ये आ रही है 100 मीटर प्रति सेकंड पे, ठीक है, और एक ब्लॉक है, ये मान लो ये बुलेट है 20 ग्राम का, और ये ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, बट आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, या थोड़ा और कम कर लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी, दोनों आके मुझसे टकराए, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा मुझ पर? इस बुलेट का ज्यादा होगा या इस ब्लॉक का ज्यादा होगा? सर बुलेट। सर बोलिए। बुलेट का ज्यादा होगा। तो ये तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि सर अगर कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो जब आके किसी से टकराती है, इंपैक्ट करती है, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ता है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो ड्यू टू द मोशन, उस मोशन के कारण उस बॉडी में एक स्ट्रेंथ होता है ना, मोशन के कारण उस बॉडी में एक स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होता है, या एवरी बॉडी हैज सम स्ट्रेंथ ड्यू टू इट्स मोशन। और ये जो स्ट्रेंथ है किसी भी बॉडी की,
जो उस बॉडी में होती है बिकॉज ऑफ मोशन, उसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तुम्हें हजम हुआ मैंने क्या बोला? कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन, Yes, अगर sir. मान लो कोई बहुत छोटी सी बॉडी ही क्यों नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुलेट है भाई, बुलेट का मास सिर्फ 20 ग्राम है, बट इसको हमने इतनी वेलोसिटी दे दी तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। नहीं आ रही बात समझ में? और यही बुलेट अगर रेस्ट में होता तो आप इससे खेल रहे होते, बट जब यही बुलेट आपकी तरफ फायर होता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो इसकी इतनी ताकत हो जाती है कि वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। नहीं आई बात समझ में? तो किसी भी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है ड्यू टू इट्स मोशन। यार तुम्हें आया या नहीं अलवीरा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मोशन है जो किसी भी बॉडी में पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द मोशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। समझ में आई बात? 9th में इसका डेफिनेशन बहुत मतलब हल्का सा पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये है। लिख लो ये डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, The strength of ऐसे लिख लो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, the strength of a body by virtue of its motion is known as linear momentum. The strength of a body by virtue of its motion is known as linear momentum. लिख लिया? The strength of a body by virtue of its motion is known as linear momentum. Did you write this? yes, sir. Everyone, सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अब प्रैक्टिकली मुझे बताओ। मैंने कहा कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर ड्यू टू इट्स मोशन इट विल हैव सम स्ट्रेंथ। मुझे आप बताओ कि ये स्ट्रेंथ जो है वो बॉडी के किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? बता सकते हो? ये एग्जांपल्स देख के बता सकते हो? मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो, एक बार और एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो ये 10 किलो की बॉडी है एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये 100 किलो की बॉडी है एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मोशन का? 100 kg. 10। 10 या 100? भाई आपसे अगर कार आके टकराए और ट्रेन आके टकराए विद द सेम वेलोसिटी, तो किससे ज्यादा इफेक्ट पहुंचेगा? कार का या हाँ प्लेन सर, का? इफेक्ट तो मतलब 100 से पहुंचेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि 10 kg वाला मतलब जल्दी से मूव हो जाएगा। नहीं, मैं मूव की बात नहीं कर रहा हूँ। मूव इज अ डिफरेंट थिंग, उसको जाने दो। अभी वो जल्दी मूव नहीं होगा, दोनों ही सेम टाइम पे मूव होंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। मूव कितना लेकिन होगा वेट उसका तो कोई ज्यादा लेना मतलब देना मास नहीं बेटा, उसका मास मास से कोई ज्यादा लेना है। देना। देखो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस सिंपली v मल्टीप्लाइड बाय t होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द मास ऑफ द बॉडी। समझ रही हैं आप यस सर। अलविरा? ठीक है, हाँ भाई सारे बच्चे बोलो, किसका इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा? अगर एक बॉडी 10 किलो की है मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, अनदर बॉडी इज 100 kg मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, दोनों आके मुझसे अगर कोलाइड कर जाए, टकरा जाए, तो किसका इंपैक्ट मुझ पे ज्यादा होगा? 10 किलो का या 100 किलो का? 100 kg. 100. 100 किलो का। ऑब्वियसली ये बात समझ में आती है। इसका मतलब एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि वेलोसिटी सेम है, तो बात मास पे डिपेंड कर रही है ना? स्ट्रेंथ किसके वजह से चेंज हुआ दोनों में? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसका Yes, मतलब है कि ये जो स्ट्रेंथ है मोशन का वो मास पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मास पे Mass. डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसी में दूसरा एग्जांपल ले लूं कि मैं आपसे कहूं कि भाई दो बॉडी और दोनों का मास सेम ले लेते हैं। मान लीजिए ये भी 10 किलोग्राम है और ये भी 10 किलोग्राम है। मास आई एम टेकिंग एज सेम। मैं आपसे कहूं ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और दिस इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? 10 वाले का या 100 मीटर पर सेकंड वाले का? 100. 100 meter per 100 second. वाला। ये क्यों कह रहे हो? ऑल्दो देयर मासेस आर सेम बट वेलोसिटी ये ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट आप ज्यादा कह रहे हो ना भाई। अगर कोई फास्ट मूविंग कार आपसे आके टकराए और एक बहुत स्लो स्पीड पे चलने वाली कार आपसे आके टकराए, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि जो फास्ट मूविंग कार होगी उसका इफेक्ट आप पे ज्यादा होगा। Yes, sir. टेल मी यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब Yes, ये है sir. कि सर ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मोशन है जिसको हम लीनियर मोमेंटम कह रहे हैं, वो अल्टीमेटली दो चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज द मास ऑफ द बॉडी and another one is the velocity of the body. Listen to me carefully. Mass
एंड द अनदर इज वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ बेटा बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर, अभी तो आपने लाइक मास को सेम लिया तो वेलोसिटी डिफरेंट कर दी, और जब वेलोसिटी को डिफरेंट करी तो मास सेम कर दिया। अगर ये चारों चीजें डिफरेंट हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट करके, क्योंकि मुझे आपको पहले तो फॉर्मूला सिखाना था, उसके बाद अब हम अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो हम डिफरेंट भी होगा तो हम चेक कर लेंगे कि ये मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट देख लेंगे, जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम। बेटा मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या कहलाता है ये? मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर या वेक्टर? तारिक, वेलोसिटी वेक्टर है। और मास कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर है। तो मास इनटू वेलोसिटी अगर मैं करूंगा तो जो प्रोडक्ट आएगा लीनियर मोमेंटम ये भी वेक्टर होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर रिमेन्स एज अ वेक्टर। मतलब मैं लिख देता हूं, if vector is multiplied by a scalar result remains a vector। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये 2i कैप लिखा तो इट इज अ वेक्टर, इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या बनेगा? 8i कैप। इट रिमेन्स एज अ वेक्टर। समझ में आई बात? तो फिर से अब मैं बात बता दूं आपको कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट? मास और वेलोसिटी का। समझ में आ गई बात? टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, मैथमेटिकली तो आपका लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है किसका? मास और वेलोसिटी का। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी केजी मीटर पर सेकंड। केजी फॉर मास, मीटर पर सेकंड फॉर वेलोसिटी। तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लैरिटी है? अब मेरी बात समझिए। ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है डायरेक्टली और वेलोसिटी पे भी। हायर इज द मास, हायर विल बी द लीनियर मोमेंटम, हायर इज द वेलोसिटी, हायर विल बी द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हम प्रोडक्ट को देख लिया करेंगे। अच्छा, इसमें आगे की बात पहले मैं समझा दूं, उसके बाद फिर फर्दर बात करता हूं। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वगैरह हम पढ़ेंगे आगे, बट अभी फिलहाल समझें। ये कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए vi है और फाइनल वेलोसिटी इसकी vf हो गई। बॉडी वही है, ये मास, ये भी मास। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका लीनियर मोमेंटम जो है इनिशियल वाला, दैट कैन बी रिटन एज m into vi और नॉट। सही बोल रहा हूं? और फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा? मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा जब वेलोसिटी चेंज हुई, कि मास ऑफ द बॉडी इज सेम ऑब्वियसली, बट वेलोसिटी चेंज किया तो लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ या नहीं हुआ बेटा? बच्चे भाई, हम किसी, अगर हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं and if the velocity of the car was 10 meter per second and after some time the velocity becomes 20 meter per second, तो undoubtedly momentum change हो गया ना बेटा, although the mass is same। बोलो ना। यस सर। चेंज इन मोमेंटम होगा क्या? तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? mv फाइनल माइनस ऑफ mv इनिशियल लिख सकते हैं क्या मेरे बेटे? mv इनिशियल, है ना? अगर बॉडी सेम है तो मास तो सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, तो v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल लिख सकते हैं। मतलब बॉडी की वेलोसिटी अगर मैं चेंज कर दूं तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कीपिंग द मास सेम। अगर हम बॉडी की वेलोसिटी चेंज करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा। ये तो सबको लॉजिक क्लियर है? अब मुझे कोई बच्चा ये बता, है ना, अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि सर वेलोसिटी क्या खुद से चेंज हो जाएगी या फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी पर? सर फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब है फोर्स एंड मोमेंटम मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। नहीं आया भाई? वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब है फोर्स और मोमेंटम में कुछ तो रिलेशन होगा सर।
and this relation is given by Newton's second law of motion. Did you understand? यही रिलेशन हमें कौन बताता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है. बात समझ में आई? हाँ ना बोलो. Yes, कुछ sir. आइडिया Yes, बना sir. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होने वाला है? Yes, sir. we will be finding the relation between linear momentum and the force, because linear momentum चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, या आप ये कह सकते हो फोर्स लगाओगे तो linear momentum चेंज होगा. सिंपल सा पॉइंट ये. अच्छा, एक और बिफोर मैं सेकंड लॉ को डिफाइन करूं, उससे पहले ऐसे ही मेरा मन चाह रहा है मैं आपसे ये पूछूं. मान लो ये दीवार है, इट्स अ वॉल, और यहां से एक बॉल, गेंद, बॉल यहां से जा रहा है, इसका मास m है, ऐसे जा रहा है, ये दीवार से टकराता है. ठीक है, ये यहां पर आके ये वॉल से टकराया है, ये वॉल से टकराया, इसका मास m है, v वेलोसिटी से टकराया, और टकराने के बाद इट रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी. समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, दिस बॉल कोलाइड्स विद द वॉल एंड रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी. टेल मी, विल इट्स मोमेंटम चेंज और नॉट? No, sir. Yes, sir. बॉल का मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा? एवरीवन प्लीज Yes, रिस्पॉन्ड. Yes, sir. होगा. होगा. विभूति, मोमेंटम चेंज होगा या नहीं? मैसेज मत करना, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो आज अलग थोड़ा से ऐप से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए वो उसमें मैसेज वैसेज दिखाई नहीं देता है. तो विभूति, कैन यू प्लीज टेल मी कि मोमेंटम ऑफ दिस बॉल विल चेंज और नॉट? बॉल का मोमेंटम चेंज होगा या नहीं? दिस इज योर बॉल. शायद विभूति नहीं बोल पा रही है. एनीवेज, यस, चेंज होगा. क्यों चेंज होगा? हाँ बेटा. सर क्योंकि उसके सामने एक बॉल आ गई ना, और बॉल लाइक ना एक सॉलिड बॉल, ऑब्जेक्ट. नहीं वो तो ठीक है, बॉल आ गई तो चेंज होगा, बट क्यों चेंज होगा इसको, बात को समझो. मैंने क्या कहा? मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है? सर वेक्टर. वेक्टर है. आप ये देखिए कि जब बॉल उधर जा रहा है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, और जब बॉल इधर आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट. इसका मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कहूंगा तो इस वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव कहना पड़ेगा, और वाइस वर्सा. यस सर. डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना सर. तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वेक्टर चेंज हो गया. नहीं आई बात समझ में? मतलब अगर आप इसमें इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, सुनिए, बिफोर कोलाइडिंग, तो m इंटू वी लिखेंगे, और जब आप इसमें फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो m इंटू माइनस वी लिखेंगे. सक्षम, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई माइनस वी इज Yes, देयर? sir. ठीक है, माइनस वी मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना सर, और ये सर। स्पीड नहीं है, इट्स वेलोसिटी. हाँ बोलो सर. सर मतलब जब बॉल से टकराएगी तो एक पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. नहीं वो सब अभी जाने दो, मैंने टकराने से पहले और टकराने के जस्ट बाद की बात की है. ओके सर. जब तक वो दोनों कांटेक्ट में है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हम आगे समझेंगे. अभी तो मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि अगर v वेलोसिटी से टकराए और उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो जाए तब भी मोमेंटम चेंज होगा सर. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. तो टकराने से पहले, बिफोर कोलाइडिंग, द वेलोसिटी वाज टुवर्ड्स राइट. आफ्टर कोलाइडिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट. तो अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव मानूंगा डायरेक्शन वाइज, तो इस वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा. तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं? माइनस mv, माइनस ऑफ mv, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, और फाइनल खुद नेगेटिव है तो ये आएगा, मतलब माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ mv. दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक और नॉट? टेल मी यस और नो. सर Yes, सबसे sir. पहले आपने माइनस क्यों लिखा? कहां पर सबसे पहले माइनस लिखा? Yes, sir. अच्छा, ये देखो, फाइनल मोमेंटम ये है ना, ये फाइनल मोमेंटम है. फाइनल मोमेंटम में v के साथ माइनस साइन लगा रखा है आपने या ठीक नहीं? है. Yes, अच्छा sir. ठीक है समझ गई सर. समझ गए? ठीक है, नोट करिए सर, ये सारी बातें नोट करिए, तो सेकंड लॉ पे आते हैं. अच्छा, ये मोमेंटम का डिस्कशन आगे भी होगा, ये मत समझना कि मोमेंटम बस इतना ही सा है. नहीं, मोमेंटम के डिस्कशन हम आगे भी होगा. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द लॉज एंड ऑल दोस थिंग्स, हम मोमेंटम भी पढ़ेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी चर्चा होगी हमारी, बट वो आगे होगी. बट अभी तो फिलहाल हम लॉ पढ़ते हैं. नोट करिए, हरी अप. किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो बोले. No, sir, no doubt. जानवी है या गायब है? जानवी, पता नहीं. एनीवेज, तो नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ूं बेटा?
नेक्स्ट Wait. टॉपिक लिख लीजिए। No, sir. अच्छा Yes, sir. ठीक है, नोट करिए। इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको नोट करके नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिएगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हरी अप। Done, sir. Done. Okay, Done. so we move to the next law of Newton's, that is called as Newton's second law of motion. Actually में क्या है ये आपको कुछ समझ में आ गया कि Newton's second law of motion is going to give you the relation between the change in momentum and the force. तो किसी भी बॉडी का अगर मुझे मोमेंटम चेंज करना है, मोमेंटम चेंज करने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज बेटा याद रखो कि अभी जो हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें बॉडी का मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, बॉडी का मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब सर, बॉडी का मास चेंज होता है? हाँ होता है, वो एक अलग चीज है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो अभी तो हम यही मानेंगे कि बॉडी के मास में चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, और ये चेंज नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट। तो मोमेंटम तो तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी चेंज हो, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी नो दैट कि वेलोसिटी विल ओनली चेंज व्हेन देयर एक्ट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए यू नीड अ फोर्स, और फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो अल्टीमेटली मोमेंटम चेंज हुआ। तो दिस न्यूटन सेकंड लॉ इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, और ये लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज dp by dt, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, p इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम। p क्या चीज है? p क्या चीज है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच इज द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, वो आगे सीखेंगे। बट अभी तो ये समझिए कि देयर मस्ट बी सम फोर्स which will change the momentum of the body, और उस बॉडी के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। इसका मतलब सर मैं ये ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। याद होगा ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। ए भाई कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फॉर्चुनेटली इसकी जो वैल्यू निकाली गई, तो इन एसआई यूनिट जो के की वैल्यू कैलकुलेट किया न्यूटन ने, वो 1 आई। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे हाँ ना बोलो। No, sir. Sir, please repeat it. फिर से बताता हूं। मैंने बोला कि बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, तो कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही तो कहेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वो रेट किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फोर्स पे। मतलब अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज हो जाएगा, अगर आपने कम फोर्स लगाया तो बॉडी का मोमेंटम कम चेंज होगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स पे आपका जो मोमेंटम का चेंज है वो डिपेंड करता है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, अब यहां Yes, पर ये sir. के क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं ना, इक्वल टू साइन लगाने में, इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शन, और ये आपने देखा, ये कोई पहली बार नहीं देख रहे हो। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको याद होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, क्लास 10th ओम्स लॉ। Yes, sir. तो आपने ये लिखा था v इज इक्वल टू आई आर, याद आया? Yes, ठीक है, sir. तो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके आती है?
1, तो इसलिए एफ एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी टी। दिस इज बेसिकली, यही आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अभी मैं इसको वर्ड्स में बताऊंगा, बट ये लॉ यही है। बट इस लॉ को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें, बेटा लॉ ये है, याद रखिएगा, लॉ को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं मोमेंटम को। इशिका, बेटे इशिका, यस सर। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज m इंटू वी। यस सर। ओके बेटे, अब मुझे एक चीज और बता दीजिए इससे पहले कि आप म्यूट करें माइक, उससे पहले मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में मास और वेलोसिटी में विच ऑफ द टू विल चेंज? सर वेलोसिटी। ऑफ कोर्स वेलोसिटी, तो मास कांस्टेंट है, तो m को ऐसे ही रहने दो, dv बाई dt। कौन बताएगा मुझे कि व्हाट इज कॉल्ड एज dv बाई dt इज कॉल्ड एज व्हाट? कौन बता रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात? याद रखो, इट्स अ रिलेशन दैट वी गेट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सेकंड लॉ, तो आप ये कह दो m इंटू ए। नहीं, ये लॉ नहीं है, लॉ ये है, ये है लॉ। इस लॉ का ये रिजल्ट है। समझ में आई बात? जो रिजल्ट मुझे ये बताता है कि फोर्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखो, फर्स्ट लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन बता रहा था, सेकंड लॉ आपको ये बताता है कि हाउ टू मेजर द फोर्स। समझ में आई बात? ठीक है, तो राइट द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट टाइम rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body। ये बेटा आप जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको नोट कर लें आप लोग। तो मैं इस इक्वेशन पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करा के फिर मैं आगे थर्ड लॉ पे बात करूंगा। ठीक है, सबने नोट कर लिया? कैन आई रेज इट नाउ? No, sir, wait. ओके। Done, sir. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पहले तो एक दो छोटे, दो तीन क्वेश्चन हम कर लें छोटे छोटे इस पे, बेस्ड ऑन दिस रिलेशन विच इज F इज इक्वल टू ma। उसके बाद आई विल डिस्कस द थर्ड लॉ, और फिर उसके बाद फिर बहुत सारी बातें होंगी। आई विल डिस्कस द थर्ड लॉ एंड देन उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी, है ना? तो चलिए सर, मैं इसको पहले तो इरेज कर दूं। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें देखो किस पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, F इज इक्वल टू ma, बस इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन मैं करा सकता हूं? तो देखो, एक क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन कि दिस इज अ बॉडी, ठीक है, एंड इट्स मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ठीक है, आपसे बोला कि इस ये बॉडी, इस मास इसका 2 किलोग्राम है, एंड दिस बॉडी वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट से 6 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 6 मीटर पर सेकेंड। इस पे हमने फोर्स लगाया। क्या लगा दिया? फोर्स। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on the body, its velocity becomes 10 meter per second after 2 seconds। ठीक है, find the magnitude of applied force। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। भाई आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स ने इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर दिया। इनिशियली द वेलोसिटी वाज 6, नाउ दिस वेलोसिटी बिकम 10,
कितने टाइम के बाद? 2 सेकंड्स के बाद। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स व्हिच यू हैव अप्लाइड ऑन द बॉडी। सर क्या आंसर आ करोगे, गया। कैसे करोगे? वेरी गुड, कुछ नहीं करना सर वही सर, लगाएंगे हमें m dv/dt। m dv/dt अब क्यों लगाना? आप डायरेक्टली मैं इस रिजल्ट को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इफ m dv/dt किया था तो उससे ये आया है रिजल्ट, है ना? मतलब वो आप वो भी कह सकते हो, नो इश्यू विद दैट, बट आप ये dv/dt क्या चीज है? एक्सेलरेशन ही तो है ना बेटा छोटी। हाँ सर एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो ठीक सर है ठीक है यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता सर है, आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज इन मुझे, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। यही तो करेंगे सर, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं तो आपको मालूम है 10 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टाइम, 10 माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज 2, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2, और एक्सेलरेशन कितना है? दैट इज आल्सो 2, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4 न्यूटन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है क्लास 9th के लेवल का। आगे बढ़े थोड़ा सा और। यस सर श्योर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम इरेजिंग दिस। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछें। सर देखिए, आपका क्वेश्चन ये भी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है। देयर आर टू बॉडीज, लेट्स से दिस इज अ बॉडी ए and this is another body B. They are two separate bodies. When I exert a force on this body, ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि when I exert a force of 20 Newton on this body, acceleration of A is observed to be 2 meter per second square. And when I exert the same force of 20 Newton on this body, acceleration of B is observed to be 1 meter per second square. ठीक है, पहले ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है सबको? When Yes, sir. A and B are kept in contact, and same force of 20 Newton is applied, what will be the acceleration of combination of A and B? मतलब क्या है कि दूसरे सर पार्ट में आंसर आपसे आ कहता है गया। कि, वेरी गुड, दूसरे पार्ट में आपसे कहता है कि ए और बी दोनों को मैंने साथ में रख दिया है और यही फोर्स लगा रहा हूं मैं 20 न्यूटन का, तो ये ए और बी दोनों एक साथ कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? ठीक है, ए और बी दोनों साथ में किस एक्सेलरेशन से चलेंगे? डिड यू अंडरस्टैंड? आ गया आंसर? आप बताओ आंसर। इसका एक्सेलरेशन आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, और किसी का आया है? Anyone else? Anybody else? Anybody? सर 2/3। और कोई? ठीक है, सर 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है लेकिन मैंने आपको हाँ डेसिमल ठीक है बताया। ठीक है, वेरी गुड बेटे। मैं क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। पहले तो ये देखो, आपको क्या पता नहीं है? आपको ए और बी का मास पता नहीं है। देखो, जब इन दोनों को आपने साथ में रख दिया तो आपको फोर्स पता है, एक्सेलरेशन यू आर सपोज टू कैलकुलेट, बट आपको ये मास नहीं पता कि ए का मास कितना है, बी का मास कितना है, ये आपको नहीं पता। तो आप देखो, पहले तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बेटा मैं इरेज कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कैन आई डू दैट? Yes, sir. ठीक है,
तो पहला काम तो आप ये कर लो कि आप मास की वैल्यू पता कर लो। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहले मास अगर हम निकालेंगे तो हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो मास ऑफ ए अगर मैं लिखूंगा तो 20 बाई एक्सेलरेशन इज 2, तो मास ऑफ ए कितना आ गया 10 किलोग्राम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मास ऑफ बी लिखूं तो मैं लिखूंगा फिर से फोर्स विच इज 10 डिवाइडेड बाई 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ बी। अब जब आप इन दोनों को एक साथ रख दोगे, इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, तो ए का मास है 10 किलोग्राम, बी का मास है 20 किलोग्राम, तो टोटल मास 30 किलोग्राम हो गया। और आपने यही फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। तो दोनों अब नाउ दे आर बिहेविंग लाइक वन बॉडी, दे आर बिहेविंग लाइक वन बॉडी ऑफ टोटल मास 30 किलोग्राम। तो अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो फोर्स बाय मास होगा, तो दैट इज 20 बाय 30। तो 20 बाय 30 इज इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रैक्शन में ये होगा और अलवीरा ने जो डेसिमल में कहा है वो होगा। इज इट अंडरस्टूड? हरी अप। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आता हूं। अब थोड़ा एक अच्छा सा सवाल, थोड़ा अच्छा, नॉट बहुत अच्छा बट थोड़ा सा अच्छा। अगर आप इसको नोट कर लें तो थोड़ा सा अच्छा सा सवाल। Done, sir. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। उसके बाद तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द थर्ड लॉ आल्सो। तो अभी फिलहाल के लिए एक और क्वेश्चन। सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कोई बॉडी है, आई हैव दिस एज अ बॉडी, ये एक बॉडी है, इसका मास 4 किलोग्राम है। इस पे मैंने एक फोर्स इधर लगाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लगाया है, इस फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन। आपको बताना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कर पाओगे? Phone है. कर पाओगे? चलो सर जैसे पहले तो एक बात ट्राई समझो। कर रहे हैं अभी। हाँ करो 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 करो, बी क्विक। सर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन अगेन, कि भाई अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी फोर्स लगा रहे हो तो एक्स एक्सिस वाला फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस वाला फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लेंगे तो यू विल गेट द नेट एक्सेलरेशन। ये सर वो निकाल लिया फिर से, लेकिन वो बड़ी वैल्यू आ रही है। कोई बात नहीं, बड़ी है छोटी है, इट डजंट मैटर। देखिए मैं पहली बात, बेटा एफ एक्स, यहां पर दो डायरेक्शन में फोर्स है ना, तो दोनों पे इंडिविजुअली लिख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 20 और मास है 4, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स अलोंग वाई एक्सिस को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ए वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई डिवाइडेड बाई मास, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेल मी यस और नो। यहां तक किसी को क्लियर है? भाई जितने डायरेक्शन में फोर्स है उतने डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका मतलब दिस ब्लॉक इज हैविंग टू एक्सेलरेशन, वन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर वन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो अलोंग एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दो एक्सेलरेशन है और इसका नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकालोगे, वेक्टर सम करोगे। अरे सर वेक्टर सम ही तो करोगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए नेट क्या लिखा जाएगा, ए नेट लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर। तो ए नेट की वैल्यू क्या आएगी, ए नेट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट 10 का स्क्वायर। मतलब ये कितना आ जाएगा, 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। भाई Yes, वो sir. बच्चे जो जिनको कोई भी इशू हो प्लीज टेल मी। अगर किसी को कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप मुझको बोल सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं
मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करूंगा, और समझ आ गया तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो आगे बढ़ते हैं। सर मैंने क्या Starting, किया can we था, take out F net पहले? हाँ बेटा, मैंने एफ यही नेट किया निकाल के था, भी कर सकते, हाँ पहले एफ नेट एफनेट भी कर, निकाला था मैंने। बिल्कुल एफ नेट निकाल के भी कर सकते हो, नो इशू विद दैट, बिल्कुल सर कर मैंने सकते हो। एफनेट निकाला, उसके बाद मैंने उसको लाइक एक्सेलरेशन फिर फाइंड किया था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे। अगर आप नेट फोर्स निकाल लें तो भी आंसर यही आएगा। देखो एफ नेट निकालो, इसका एफ नेट निकाल सर लो एक बार और देखिए, उस एफ नेट को मास से रूट, डिवाइड कर दो। तो मैं पहले इधर वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, दूसरे मेथड से सॉल्व कर। बिल्कुल, जिस बच्चे ने एफ नेट निकाल के सॉल्व किया उसने भी सही किया है। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट आप लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 20 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 1600 प्लस ऑफ 400 मतलब अंडर रूट ऑफ 2000, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ नेट को, अंडर रूट ऑफ 2000 कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट। इसको मैं 20 इंटू 100 कर दूं तो 10 रूट 20 नहीं लिख सकता? टेल मी यस और नो। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 10 रूट 20 डिवाइडेड बाय मास, The four यही तो है। करेंगे ना, सॉरी डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 रूट 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 2.5 अंडर रूट 20, है ना, 2.5 होगा ना। 5 ठीक है, अब 2.5 को अगर मैं स्क्वायर में ले जाऊं तो 2.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 6.25, और 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 20 करोगे तो ये 125 ही तो आएगा। करके देख लो, स्क्वायर रूट में ले जाओगे तो 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 20 करोगे, रिजल्ट विल स्टिल बी 125। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। ओके ठीक है सर, मैं यही करा था मैंने। कोई नहीं, बिल्कुल सही करा था आपने। हाँ भाई, ये सबको क्लियर हो गया। या तो आप पहले नेट फोर्स निकाल लें और उसको मास से डिवाइड करें, या आप पहले एक्सेलरेशंस निकाल के रिजल्ट निकाल लें, जो भी आप करें बिल्कुल सही है। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ विच इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लिखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये तो सबको याद होगा शायद। व्हाट इज न्यूटन्स याद थर्ड है। लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान से स्टेटमेंट। इक्वल पहले एंड तो पहले मैं ऑपोजिट, स्टेट टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज there इक्वल is एंड ऑपोजिट रिएक्शन। equal and opposite reaction, ये सबको याद होगा। इसी पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटा सा लॉ है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद आप नहीं जानते हो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव टू बॉडीज, या मान लो कि आप ऐसे समझो कि ये कोई बॉडी है और आप इसको पुश कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो एंड यू आर पुशिंग दिस बॉडी विथ अ फोर्स ऑफ एफ, तो ये बॉडी इन रिटर्न आप पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी एफ। आई बात समझ में? मतलब अगर आप इस एफ को एक्शन कह रहे हैं तो ये एफ उसका रिएक्शन है, और ये तो डेली लाइफ से आपको मालूम है, ये तो आप एवरीडे लाइफ में देखते हो। आप किसी को घूसा मार दो जाके तो वो बदले में आपको घूसा मारेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एक ही घूसा नहीं मारेगा, वो आपको एक से ज्यादा पंचेस मार सकता है, ठीक है, वो ज्यादा तेज मार सकता है। बट लॉ के अनुसार, अगर हम लॉ में बात करें, इंसान हटा दें, हम लॉ को देखें, तो लॉ ये कहता है कि साहब जितना आप एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया है, इन रिटर्न दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडीज। ये बात सबको समझ में आती है, ये तो याद होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इस ए ने इस पे फोर्स लगाया तो बदले में ये इस पे फोर्स लगाएगा। मान लो इसको हम कह रहे हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये वाला फोर्स होगा ए ड्यू टू बी। यहां पर ध्यान से आप देखिए तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं। मैंने क्या बोला, ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी होंगे और ऑपोजिट भी होंगे, और साथ साथ ये एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। मतलब अगर एक पे एक्शन लगा तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे लगेगा। फिर से सुनो, एक पे अगर एक्शन लग रहा है
तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है सर? सबको समझ में आ गई बात? भाई एक पे एक्शन लगा तो उसका रिएक्शन दूसरे पे लगेगा, बट याद रखो एक्शन और रिएक्शन दोनों दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। नहीं आया? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? यस सर। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन will always be same। देखो इसका मतलब समझते हैं, नेचर ऑफ फोर्स। मेरी बात समझिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो। आप लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना है क्या? आप लोग केमिस्ट्री तो पढ़ते हो ना? Yes, एटॉमिक sir. स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बोला गया होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में the force that acts is called as electrostatic force। Do you remember that? Yes, sir. दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? और अगर एक चीज आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये जो एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। डू यू नो दैट? Yes, sir. ये पढ़ा तो होगा ना बेटा सबने? Yes, sir. भाई फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला, दो प्रोटॉन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक कहलाता है। दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल कहलाता है। अब बात समझो, ये मैंने क्या लिखा है, नेचर ऑफ फोर्स, ये वाली जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है? बेटा ये बॉडी जो इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा होगा? ग्रेविटेशनल होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो। या आप ऐसे समझो, अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो। मान लो मैं ये एक मैग्नेट ले लूं, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। ठीक है सर? तो ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा मान लो, तो वो फोर्स कैसा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Magnet. मैग्नेटिक होगा। तो बदले में ये दूसरा वाला मैग्नेट इस मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट Yes, sir. लगाएगा अलवीरा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो अब ऐसा नहीं है कि इसने अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगाया, अगर F1 मैग्नेटिक फोर्स है तो इसका जो इस पे रिएक्शन लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो जाएगा सर। इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं आई बात समझ में? मैग्नेटिक का बदला मैग्नेटिक। बात समझ में आई? एक्शन रिएक्शन में दोनों फोर्स का नेचर सेम होगा। अगर आपने किसी बॉडी पे मैग्नेटिक फोर्स लगाया तो वह बदले में आप पे मैग्नेटिक ही लगाएगा। अगर आपने किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो वो बदले में आप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लगाएगा। अगर आपने किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो वो बदले में आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाएगा। नेचर नहीं बदलेगा सर। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना तो नेचर चेंज होगा। सिर्फ क्या होगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी और दोनों दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो इसको खटाक से। Done, sir. ठीक है, तो आज इतना ही सर। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इन टुमारोज क्लास। तो आज इतना ही सर।